कांग्रेस को ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से को याद दिलाना चाहता हूं 1993 में जब मैं सबसे पहली बार यहां पर चुनाव लड़ा। आज लगभग 23 वर्ष पहले हो गए, पुरानी बात है। रमेश लांबा जी मेरे साथ में थे और हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सब लोग यहाँ पे साथ में थे, लेकिन हम लोगों ने इस इलाके के अंदर तिनका तिनका जैसे जोड़ करके कांग्रेस को हम लोगों ने इस इलाके के अंदर किया। और 2003 के अंदर जब मैं यहाँ से आखिरी इलेक्शन लड़ा और 2004 में रमेश लांबा जी जब यहाँ पे लड़े, तो उससे पहले हमेशा ये होता था कि रजौरी गार्डन से कांग्रेस नहीं जीतती, लेकिन 2003 और 2004 में आखिरी समय में ऐसी स्थिति आई कि रजौरी गार्डन से हम इतने वोटों से जीते कि किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता था ये कांग्रेस का गढ़ बन गया। और उसके पीछे आप सब लोगों का प्यार था। जो काम हम लोगों से हो सकते थे वो हम लोगों ने कोशिश यहां से करी, लेकिन आप सब लोगों का ये जरा पीछे आप लोग, अगर आप स्टेज के ऊपर ही आपस में बात करेंगे तो लोग क्या सुनेंगे। तो यहां पर आप सब लोगों का इतना प्यार था जिस वजह से आज हम सब के सब लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम काम करें, सब लोगों को अगर हम जाकर के सम्मान करें, सब लोगों के साथ में मिलजुल करके करें, तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पर वापस 2003 और 2004 जैसी स्थिति में ना पहुंच पाए। यहाँ पर कांग्रेस के साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए लोग अभी भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर के अंदर हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक एक्सपेरिमेंट दिल्ली के लोगों ने पिछले 2 बार 3 बार के चुनावों में किया, वो एक्सपेरिमेंट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोग हमारे मुंह पे बोले, हमारे पीछे बोले, लेकिन आज हर कोई व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि अगर शासन देश में कोई चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है और कोई शासन नहीं चला सकता। प्रदीप शर्मा जी अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे मॉल में वो गए, 100 में से सिर्फ 7 दुकानें गिन करके खुली हैं, बाकी 93 दुकानें बंद हैं। आप अगर रजौरी मार्केट के अंदर चले जाएं, यहाँ से मार्केट पे जनता मार्केट है, आप यहाँ पे अगर रोजमर्रे के काम वाले से किसी से पूछें कि धंधा कैसा है, तो हर व्यक्ति आपको कहेगा, मैं 100 में से 90-95 नहीं कह रहा, 100 में से 100 व्यक्ति ये कहेंगे कि धंधा मंदा है और पहले के मुकाबले बहुत खराब हालत है। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछें, वो कहेगा कि मकान बिकना बनना दोनों के दोनों बंद हो गए। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से पूछे, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसके मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर झुग्गियों में या गरीब इलाकों के अंदर रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे को काम मिलना बंद हो गया। चाहे वो छोटा प्लम्बर हो, चाहे वो छोटा इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे घिसाई वाला हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति को काम पहले से कम मिल गया है, बल्कि काम एकदम खत्म हो गया, किसी के काम विकास का नहीं। दरअसल सच्चाई यह है कि ये दोनों की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केवल स्लोगन्स में, केवल नारों में विश्वास रखती हैं, डेवलपमेंट पे विश्वास नहीं रखती। ये बुनियादी फर्क कांग्रेस और दूसरी पार्टी की सरकारों में। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही मोदी जी की सरकार स्वच्छ भारत का नारा देकर के आई थी। जब स्वच्छ भारत का नारा देकर के आई तो 4 बार दिल्ली के अंदर उसके बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। ये स्वच्छ भारत का नतीजा था। उसके मुकाबले जिस वक्त केजरीवाल जी ने अपने विधायकों की तनख्वाह 400% ज्यादा 3-3 लाख रुपया जब अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई, क्रिटिसिज्म हुआ, उसको टालने के लिए लोकपाल लेकर के आए। जब लोकपाल का क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी अपनी पार्टी के विधायक पुराने लोग प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने कहा ये तो कमजोर लोकपाल है, तो उसका ध्यान बांटने के लिए उसके बाद में ऑड इवन लेकर के आए। आज ऑड इवन का ये फेज, सेकेंड फेज पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पोल्यूशन कम नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कंजेशन कम नहीं हुआ तो ऑड इवन का क्या मतलब है। और जब ऑड इवन पे सवाल इनसे ये उठने लग गए कि डीटीसी की बसें आपने बढ़ाने की जगह आज डीटीसी की 1000 बस कम हो गई। मेट्रो लाइन कहीं पर भी नहीं बन नहीं रही। पुरानी मेट्रो लाइन जो 2015 में जो टारगेट खत्म होना था वो 2016 के अंदर जाकर के खत्म होगा। जब लोगों को ये जवाब देने के लिए इनके पास में कोई जवाब नहीं था, तो अब जाकर के स्टेटहुड की बात कर रहे हैं।
बड़ी हैरानी की बात यह है, आप सब लोग यहाँ पर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कहीं पर ऐसा इलाका होता है जहाँ पे सिर्फ नारे से बात हो जाती तो बात समझ में आती, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली को अगर स्टेटहुड मिलना है तो दिल्ली को स्टेटहुड कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, संविधान के अमेंडमेंट से मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है उसका अख्तियार, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का अख्तियार केवल और केवल पार्लियामेंट को है, असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का अख्तियार नहीं है। तो जो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि हमने बिल बना दिया और विधानसभा में पास कर देंगे, तो किसको बेवकूफ बना रहे? जब कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का अमेंडमेंट जिस वक्त पार्लियामेंट कर सकता है, तो संविधान के अमेंडमेंट को, के बिल को आज विधानसभा के अंदर लेकर के आकर के करने का मतलब एक और रास्ता केंद्र के साथ झगड़े का खोल रहे हैं, ताकि कल को बहाना बना सके कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा, नहीं तो हम तो काम करते थे। आज हम केजरीवाल जी से पूछते हैं, 15 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आज दिल्ली के अंदर 240 किलोमीटर मेट्रो की लाइनें हैं। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त 5445 हमारी डीटीसी की लो फ्लोर बसें, जिसमें एयर कंडीशन बसें दिल्ली के अंदर थी। दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 250 फ्लाईओवर्स का जाल कांग्रेस पार्टी ने बना दिया था। दिल्ली का एयरपोर्ट जाकर के आप लोग देख लीजिए, दिल्ली के अंदर सीएनजी पूरा का पूरा 100% सीएनजी दिल्ली के अंदर है। ये 15 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हमारे देश के अंदर कोई भी शहर हमारे दिल्ली के आसपास भी नहीं है, दिल्ली सब शहरों से सबसे आगे है। लेकिन जब हम लोगों ने ये किया तो उस वक्त हम लोगों के समय भी ऐसा समय था कि 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1998 से 2004 तक के 6 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में, तो केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, वो समय था जब मैं आप लोगों का विधायक इस इलाके से चुन करके गया था। और ये वो समय था जब मेट्रो हमने दिल्ली में शुरुआत करी थी। ये वो समय था जब हम सीएनजी दिल्ली में लेकर के आए थे। ये वो समय था जब हम बिजली के लिए बढ़िया कंपनीज को लेकर के आए थे। आज बिजली 24 घंटे आपकी आती है। और उस वक्त रजौरी गार्डन के अंदर आप सब लोगों में से मेरे साथ में रोज रात को हम निकर पहन करके बाहर खड़े होकर के ट्रांसफार्मरों में टॉर्च मारते थे कि लाइट नहीं आ रही। आज 24 घंटे यहाँ पे दिल्ली में पूरी बिजली आती है, कांग्रेस पार्टी की देन। तो जब हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें हम कर पाए इसी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के अंदर, तो कौन इनको रोकता है कि ये काम यहाँ पर दिल्ली के अंदर ना कर पाए? कौन इनको मना करता? आज अगर आप देखें तो 2-2 पेज की एडवर्टीजमेंट आज अखबारों के अंदर इनकी छपी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि जब फुल पेज एडवर्टीजमेंट, और एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट 6 करोड़ 5 करोड़ का होता है। आप अगर रोड के ऊपर निकल जाएं, एफएम रेडियो ऑन कर दें, तो हर गाने, एफएम गाने के बाद में एक केजरीवाल का गाना आपको सुनाई दे जाएगा। और वो आपके पैसे से। दिल्ली के अंदर स्कूल्स के ऊपर, एक मिनट बोल दीजिए, कोई बात नहीं, अब ठीक। दिल्ली के अंदर स्कूल्स के अंदर फीस को कम करने के लिए फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिल्ली के अंदर तो छपता ही है, लेकिन साथ साथ में पंजाब में पंजाबी में भी छपता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु में भी छपता है, कर्नाटक में कन्नड़ में भी छपता है, और चेन्नई के अंदर तमिल में भी छपता है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी में भी छपता है, और आप लोगों के, हमारे दिल्ली के पैसे से छपता है। मैं जानना चाहता हूं कि केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से अपनी एडवर्टीजमेंट करके अपने देश के अंदर राजनीति करने का अधिकार किसने दिया? ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि इस इलाके के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं और जो इस बात को आगे लेकर के जाएंगे। पिछले 1.5 वर्ष के अंदर मुझे बताएं कोई एक ऐसा सिंगल अचीवमेंट सरकार का। हम लोग ये कहते थे कि हमने ये नई मेट्रो लाइन यहाँ शुरू कर दी, हम कहते थे ये नया फ्लाईओवर हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया, हम ये कहते थे ये नया कॉलेज, ये नया स्कूल हम लोगों ने बना दिया। 1.5 वर्ष होने को आए हैं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नई मेट्रो लाइन नहीं, केवल फुल पेज एडवर्टीजमेंट। उसके अलावा दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो गया, विकास एकदम से रुक गया है। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के समय में हम लोग विकास कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ही हमेशा विकास करेगी। भाटिया जी, आपको और कांग्रेस के हमारे तमाम साथियों, यहाँ पर बहुत सारे नए पुराने सारे, हमारे वधवा जी भी यहाँ पे हमारे बीच में, भारत दीप जी और सब आए हैं।
हम सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सब के सब लोग भगवती आइए। अभी वैट के बारे में बता रहे थे कि वैट का रिफंड मिलना बंद हो गया। वैट का ना केवल रिफंड मिलना बंद हो गया, बल्कि साथ साथ में जो केजरीवाल जी कहते थे कि टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सरकारें अपने आप चल जाती हैं, 2 बार डीजल और पेट्रोल के ऊपर दिल्ली में टैक्स बढ़ाया गया। हर 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल के ऊपर आपको 7 रुपया फालतू टैक्स और डीजल के ऊपर 5.5 रुपया फालतू टैक्स देना पड़ रहा है पहले के मुकाबले, हर 100 रुपए के ऊपर। तो ये सारी बातें हम लोग विस्तार से लोगों के बीच में रखनी है, बतानी है। और अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैं और महाबल मिश्रा जी हम हमेशा मैं इस वाकया का जिक्र करता हूं, और ये अक्सर होता है शादियों के अंदर। मैं और महाबल मिश्रा जी एक शादी से एक चौकी से बाहर आ रहे थे, तो एक लेडी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और हमारे दोनों का हाथ पकड़ करके कहती है कि माकन जी बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता, कांग्रेस को फटाफट वापस लेकर के आओ, बहुत बुरे हाल में। तो ये अक्सर हमारे को कोई ऐसी शादी ब्याह नहीं होती जहां पर लोगों के जिनके काम धंधे, जिनकी नौकरियां परेशानी में हैं, वो लोग अक्सर हमारे को ये ना कह दें। हमारे देश के अंदर स्वर्णिम युग हम कहेंगे 10 वर्षों का तब था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और मेरे को अभी भी याद है 12 जनवरी 2014 को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी, और उनसे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप अपने काम को कैसा आंकते हैं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयावान होगी बनिस्बत आज की कंटेम्प्रेरी मीडिया की। उन्होंने मीडिया के ऊपर सीधे सीधे ये कटाक्ष किया कि वो लोग सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। और मात्र 2 वर्ष अब मई के अंदर पूरे हो जाएंगे, और 2 वर्ष का इतिहास कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा शरीफ आदमी वापस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर पद करके बच्चों को वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा हम्बल शरीफ प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा। ऐसा आदमी, हमें गर्व है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और मुझे उससे भी ज्यादा बड़ा गर्व इस बात का है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे अपनी कैबिनेट में 3 बार मंत्री पद की शपथ दिलाई। और मुझे इस बात का गर्व है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मुझे सीखने का मौका मिला। पहले एमओएस, फिर एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर। मुझे 4 अलग अलग समय पे मंत्री पद का इन्होंने 9 साल मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने अंडर काम करने का मौका दिया। मैं उनके नेतृत्व में सीख करके यहाँ तक बढ़ा हूँ, और मुझे खुशी है कि एक ऐसे ईमानदार शरीफ प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, जिनके नेतृत्व में हमारा देश रिकॉर्ड इतिहास बताएगा आगे आने वाले समय में कि हमारा देश रिकॉर्ड तेजी से अगर कभी भी आगे बढ़ा है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, एक अर्थशास्त्री, एक समझदार, एक शरीफ आदमी जब प्रधानमंत्री थे, तो हमारा देश सबसे आगे तरक्की किया है। मैं फिर से भाटिया जी को और तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।